नमस्कार साथियों। अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जिन्होंने सक्सेसफुली इंसान को स्पेस में भेजा हो। जी हाँ, अपना इसरो 2025 में 3 क्रू मेंबर के साथ एक स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर के ऑर्बिट में जाके अपना रिसर्च वर्क करने के बाद 3 दिन के अंदर इंडियन ओशन में आके लैंड करेगा। तो चलिए जानते हैं इतना कॉस्टली और रिस्की स्पेस मिशन का फायदा और नुकसान क्या है, और किसी भी देश के लिए कोई भी स्पेस मिशन इतना चैलेंजिंग क्यों होता है। किसी भी रॉकेट को मामूली से पेलोड के साथ भी लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजने के लिए भी लगभग $10,000 पर पाउंड पेलोड के हिसाब से खर्चा आता है। वहीं अगर चांद तक अपना स्पेसशिप पहुंचाना हो, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से भी 200 गुना ज़्यादा दूर है, तो वही खर्चा कम से कम कई 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्पेस मिशन में कितना ज़्यादा खर्चा आता हो। अब अगर पैसे का इंतजाम हो भी जाए और स्पेस तक पहुंच भी जाए, तो उसको फेस करना पड़ता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्पेस में माइक्रोमेटेरॉइड्स यानी छोटे रॉक पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं। इनका स्पीड होता है लगभग 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं, भले ही ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, कोई 1 ग्राम से भी कम वजनदार, लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड होने की वजह से अगर ये कोई स्पेसशिप से टकरा जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट नुकसान पहुँचाते हैं। तो स्पेसिंग को भी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस बनाना पड़ता है कि वो इन माइक्रोमेटेरियल्स के मार को झेल पाए। अब स्पेसक्राफ्ट को माइक्रोमेटेरियल्स के हाथ से बचाने के लिए प्रॉपर सीलिंग करने के बाद भी एक दूसरे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसको हम खाली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। अर्थ के ऊपर 7 मील चौड़ा एक एटमॉस्फेयर है। उसी एटमॉस्फेयर की वजह से सन और दूसरे स्पेसियस हार्मफुल रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम लोग जिंदा रहते हैं। सन से लगातार आयोनाइज्ड एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेस में बिखरते रहते हैं। ये रेडिएशंस इतने खतरनाक होते हैं कि ये स्पेसशिप में रहने वाले कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी ह्यूमन स्पेस मिशन का सबसे बड़ा मकसद होता है अपने एस्ट्रोनॉट्स को मिशन सक्सेसफुल होने के बाद सही सलामत लौटा। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोगों के लिए ये स्पेसशिप को रेडिएशन हार्डर बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर भी ले, तो भी एक स्पेस मिशन को सक्सेसफुल करवा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है ह्यूज डिस्टेंस के वजह से। जब हम अर्थ में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर रूट मैप रहता है, लेकिन वही स्पेस ट्रैवल के दौरान साइंटिस्ट को वो रूट मैप प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेशंस के जरिए निकालना पड़ता है, और पूरे स्पेस ट्रैवल के दौरान वो प्रिसाइसली मेंटेन भी करना पड़ता है। अब दूसरा प्रॉब्लम है जर्नी के दौरान रिफ्यूलिंग ना करवा पाना। मान लीजिए आप बाई रोड कहीं पे जा रहे हैं और आपके व्हीकल में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी पेट्रोल स्टेशन से उसमें रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस ट्रैवल के दौरान ऐसा कोई भी रिफ्यूलिंग स्टेशन नहीं मिलता है। तो पूरे जर्नी में यूज़ होने वाले फ्यूल को प्रॉपर साइंटिफिक वे में कैलकुलेट करके जर्नी शुरू होने से पहले ही रिफ्यूलिंग कर लेना पड़ता है। अब रिस्क से बचने के लिए आप ज़्यादा फ्यूलिंग भी नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पेलोड, उतना ज़्यादा मिशन का खर्चा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे स्पेसशिप आगे बढ़ेगा, उसका फ्यूल बर्न होने के वजह से उसका मास भी रिड्यूस होगा। तो वेलोसिटी, रिड्यूसिंग मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओरिएंटेशन और भी कई सारे चीज़ों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के जरिए इस रूट मैप को निकाला जाता है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सक्सेसफुल होने के बाद ये बात तो तय है कि अपने इसरो के पास इस मिशन को भी सक्सेसफुल करने का टेक्निकल एक्सपर्टीज है। गगनयान मिशन का 2 मेन रीज़न, एक अपने खुद के टेक्नोलॉजी से इंसान को स्पेस तक भेजना, और दूसरा माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना, ताकि इन फ्यूचर और भी लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस मिशन कर पाए। 27 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम अनाउंस किया, जिसमें शामिल है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये सब लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स में एज टेस्ट पायलट काम कर रहे हैं। गगनयान मिशन में यूज होने वाले स्पेसक्राफ्ट का 2 मेन हिस्सा है, एक क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा होता है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स स्पेस में ट्रैवल करेंगे, और सर्विस मॉड्यूल में पावर सेक्शन और प्रोपल्शन सिस्टम लगे हो। इन दोनों मॉड्यूल को स्पेस तक पहुंचाने के लिए काम करेगा HRLV यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान व्यू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और पैराशूट के जरिए इंडियन सी वाटर में आके गिरेगा। इस पूरे मिशन में अप्रॉक्स 9,023 करोड़ इंडियन रुपीस का खर्चा आने वाला। इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद एक सवाल सामने आता है कि इससे इंडिया को हासिल क्या होगा। देखिए, इस मिशन के सक्सेसफुल होने से पूरे दुनिया के सामने इंडिया का एज ए स्पेस सुपर पावर पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। भारत की साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये मिशन। एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, लॉन्च व्हीकल इंजीनियरिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन रोबोटिक्स ऑपरेशन जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस मिशन के सक्सेसफुल होने से। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी आगे आएंगे इस फील्ड में तो और भी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे देश में। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया के ऊपर बाकी दुनिया का इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। ऑलरेडी चंद्रयान मिशन के सक्सेसफुल होने से हम लोगों ने पूरे दुनिया पर रिएक्शन देखा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर देश में होगा तो देश का भी इकोनॉमिकल ग्रोथ और भी बढ़ेगा। और सिर्फ इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल फायदा ही नहीं, बल्कि आज हम लोग जो इंडिया को दुनिया के सामने एक सुपर पावर के तौर पे पेश कर रहे हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी मीनिंगफुल है। दुनिया आपको सुपर पावर तभी मानेगी जब आप सारे फील्ड्स में खुद को सुपीरियर प्रूव कर पाएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये मिशन भी सक्सेसफुल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।